हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर जैब एग्जाम्स के लिए आपको दो कंपोनेंट पढ़ाती हूँ। पहला है आरबीडब्ल्यूएम एंड दूसरा पीपीबी। तो हम यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम कर रहे हैं, जिसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। हर दिन ये मेरा वीडियो जाता है, प्लेलिस्ट इसका ऑलरेडी बन चुका है। जिनको भी पढ़ाई करनी है फ्री में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जल्दी से जाएं और गाइडली के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 14 कर रहे थे, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर से काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में जाने से पहले मैंने एक सवाल पार्ट 2 में आपसे पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट फॉर विच पेनल्टीज इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स कैन बी इन्वोक्ड अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। चार ऑप्शंस थे, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख एंड 45 लाख। कल मैंने आपको विलफुल डिफॉल्ट के मेजर्स के बारे में, पेनल्टी मेजर्स के बारे में बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 लाख इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने भी जवाब दिया है सही जवाब है। जिन लोगों ने नहीं दिया है, आप यहाँ पर समझ लीजिए और जाकर के कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से पढ़िए। ऑलरेडी मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, यानी कि सरफेसी एक्ट के बारे में। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एक्रोनिम याद कर लें। कभी कभी एग्जाम वाले एक्रोनिम भी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है सरफेसी का फुल फॉर्म? तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है, 2002। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सरफेसी एक्ट क्यों लाया गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से इसको रिकमेंड किया गया, कौन सी कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम लोन रिकवरी करते थे तो जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क था वो काफी स्लो था, स्लो प्रोसेस था। मतलब यहाँ पर आपकी रिकवरी बहुत टाइम टेकिंग होती थी, ठीक है। और आप देखेंगे एनपीएस जो है डे टू डे बढ़ते जा रहे थे। 90s तक के देखेंगे तो एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, और ये एक बैंक के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था। क्यों? क्योंकि एक तो इसका प्रोसेस स्लो है, दूसरा ये डे बाय डे अगर बढ़ता जा रहा है तो फाइनेंशियल लॉसेस बैंक को काफी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। तो इसके लिए यहाँ पर नरसिंघम कमिटी सेकेंड एंड अर्जुना कमिटी ने सजेस्ट किया सरफेसी एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट लाया गया, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनको हेल्प किया जाए मैनेज करने में जितने भी अकाउंट्स एनपीए होते हैं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क के तहत प्रॉपर प्रोसीजर्स, प्रोफेशनल तरीके से हम अपने लोन को रिकवर कर सके, इसके लिए ये बैंक को काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी। तो जितने भी हमारे बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो क्या करते थे, अगर किसी का अकाउंट एनपीए हो गया तो वो जो भी सिक्योरिटी, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी लिए होते थे, उस सिक्योरिटी का अधिकार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लेती थी, सेल कर देती थी, और जो भी उनका रिकवरी होता था वो एनपीए का रिकवरी यहां से करती थी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, ठीक है। अब जो ये कमिटी है, ये कमिटी क्या करती थी, इनके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो आपको भी पता है कि अगर अकाउंट एनपीए हो गया और अगर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है तो हम सिक्योरिटी को सेल कर देते थे, ठीक है, रिकवर करने के लिए बेसिकली लॉसेस को। दूसरा क्या होता था, जितने भी लोन्स होते थे उसका यहाँ पर बैंक्स बंडल बनाती थी। बंडल्स बनाने के बाद इन्वेस्टर्स को बेच देती थी और इमीडिएट यहाँ पे उनको कैश मिल जाता था। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। काफी डिटेल्स में हम लोग चैप्टर 16 में सिक्योरिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स को हम यहाँ पर बंडल करके इन्वेस्टर्स को बेच देते थे, सेल कर देते थे इमीडिएट कैश के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये जो सरफेसी एक्ट था ये कब पास किया गया था? 2002 में, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। इसको यहाँ पर लीगलाइज्ड कर दिया गया था। आगे हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के डिमांड्स वगैरह, यानी कि अगर हमने सरफेसी एक्ट लगा दिया, किसी का अकाउंट एनपीए हो गया, तो कैसे डिमांड नोटिस हम इशू करते हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स होती हैं, किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इशुएंस होता है डिमांड नोटिस का, वो सेक्शन 13(2) में बताया गया है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन 13(2) हमें क्या बताता है? तो इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट हो गया एनपीए, तो यहाँ पर आपको एक लीगल नोटिस प्रोवाइड किया जाता है। लीगल नोटिस बोरोवर्स या जो गारंटर होता है या मॉर्गेजर्स होता है, उनको यहाँ पर लीगल नोटिस इशू किया जाता है। और ये जो लीगल और डिमांड नोटिस होता है,
इसमें ये लिखा होता है कि आपको 60 डेज के अंदर सारे के सारे ड्यू को रीपे करना है। ये आपका नोटिस होता है। इस नोटिस में, डिमांड नोटिस में काफी सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। पहला, जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो लिखा होता है। सारे सिक्योरिटीज के डिटेल्स लिखे होते हैं कि किस लोन पे किस तरीके का आपने सिक्योरिटी दिया है। एडिशनल अगर रिकमेंडेशन डिटेल्स की बात करूं तो आपका यहाँ पर ओवरड्यू पीरियड, कितना अकाउंट है, डिफॉल्ट कौन कौन सा हुआ है, एनपीए कब हुआ, सारे के सारे डिटेल्स आपको, डेट ऑफ एनपीए लिखा होता है। फैसिलिटीज वाइज आपके सिक्योरिटीज प्रोवाइड किए होते हैं कि कौन से लोन पे कौन सा टाइप का सिक्योरिटी आपने लिया था, फिर आपके सिक्योरिटीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर लिखे होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है, जैसे मान लीजिए लोन्स के लीगल लिमिटेशंस का पीरियड अगर 31 दिसंबर 2024 है तो आपको सरफेसी एक्ट इसके इस लिमिटेशंस के अंदर ही लगाने पड़ेंगे। अगर ये लिमिटेशन एक्सटेंड हो गया फिर आप सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशंस वगैरह की, कि जब आपका डिमांड नोटिस चला जाता है उसके बाद भी अगर कस्टमर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता है, 60 दिन के अंदर कोई भी आपको रिपेमेंट्स का कोई आपको इंफॉर्मेशंस नहीं मिलता है, तब आप क्या करते हो। तो दो टाइप के आपको भी पता है एसेट्स होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अगर मूवेबल एसेट्स है, मूवेबल में से जैसे कार वगैरह हो गया, तो इसके केस में क्या होता है, जो भी हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, उसका जो है पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे आपने कार, मूवेबल एसेट है आपका, आपने इसके अगेंस्ट आपने लोन लिया होगा, तो ये कार का जो है वो पोजीशंस ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। सेल करके जो भी एनपीए की रिकवरी होती है यहाँ से कर लेते हैं। या फिर कोई भी इन्वेंट्री वगैरह है, कुछ भी है, या कोई ऐसा पेरिशेबल आइटम है, तो जब पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, तो जितनी जल्दी हो सके उसको सेल करने की बैंक कोशिश करता है ताकि वो खराब ना हो जाए। ये है मूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपको पोजीशंस का नोटिस प्रोवाइड किया जाता है। आपका जो भी, जैसे मान लीजिए घर है, घर आपका हो, इमूवेबल एसेट है, तो वहां पर आपका डिमांड नोटिस चिपका दिया जाता है। इसके अलावा जो 2 न्यूज़पेपर होते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी एक जिसमें से आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि आपके लोकल रीजनल लैंग्वेज के में होता है, उसको 7 डेज के अंदर उस पर ये नोटिस पब्लिश कर दिया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो 2 लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं उसमें कब तक नोटिस पब्लिश कर दिया जाता है, तो विद इन 7 डेज कर दिया जाता है, जिसमें से एक आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है यानी लोकल लैंग्वेज का होता है। अब न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, उसके बाद अगर यहाँ पर भी बोरोवर नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, तो आप यहाँ पर फाइल करते हो एप्लीकेशंस अंडर द सेक्शन 14। किसको करते हो फाइल, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फॉर फिजिकल पोजीशंस, अगर ये रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर कस्टमर यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अब इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो क्या ऑर्डर टाइमलाइन लगाते हैं कि 30 दिन के अंदर यहाँ पर 30 दिन के अंदर इशू कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर। अगर इसमें डिले होता है तो जो भी रीजंस होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और जो एडिशनल टाइम यहाँ पर अलाउ किया जाता है 60 डेज का अप टू टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा अलाउ किया जाता है। अब बोरोवर्स की राइट की बात करते हैं। ये तो हो गया कि बैंक इस तरीके की चीजें करती हैं कि अगर यहाँ पर कस्टमर्स रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। अब यहाँ पर बोरोवर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो बोरोवर को अगर ये सारी चीजें लगती है कि नहीं, ये गलत तरीके से मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरे पोजीशंस को लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को लिए जा रहे हैं, तो बोरोवर्स यहाँ पर अपील कर सकता है किसको, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को, विद इन द 45 डेज। जैसे नोटिस पीरियड आता है 45 डेज के अंदर आप यहाँ पर डीआरटी के पास चले जाओगे अपील लेकर, फिर डीआरटी इसको रिजॉल्व करती है विद इन 60 डेज, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए डीआरटी ने इशू को रिजॉल्व किया, अब ये भी रिजोल्यूशंस आपको समझ में नहीं है, आपको लगा कि यहाँ भी मेरे साथ अनफेयर तरीके से बिहेव किया गया है, मुझे यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला है बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हो, इनके भी ऊपर जा सकते हो, यानी कि आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट डीआरटी ऑर्डर। किसको कर सकते हो, अपीलिएट ट्रिब्यूनल को, यानी कि डेब्ट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है जिसको हम DRAT बोलते हैं, उसको विद इन 30 डेज आप यहाँ पर अपील करते हो। तो जब आप DRAT के पास जाते हो तो आपको अपफ्रंट डिपॉजिट करना पड़ता है 25 to 50% के बीच में, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, एंड देन आप यहाँ पर अपील करते हो। फिर यहाँ पर जो फाइनल फैसला सुनाया जाता है वही आखिरी फैसला होता है। और डीआरएटी का काम क्या होता है, ये आपके बैंक और आपके बीच यहाँ पर सुलह यानी कि कोशिश करती है कि दोनों को यहाँ पर फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो, तो आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे
जो भी हमारा सिक्योर्ड एसेट्स होता है उसको कैसे सेल किया जाता है, क्या क्या यहाँ पर वैल्यूएशंस होते हैं, कितने दिनों के अंदर क्या क्या किया जाता है, सारी चीजें देख। सेल कब किया जाता है सिक्योर्ड एसेट को? तो जब भी कोई बोरोवर लोन को रीपे नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है रीपे करने के लिए, तब हम यहाँ पर मतलब एज अ बैंक आप जो भी उनका सिक्योर्ड एसेट होता है उनको सेल करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं जो आपके प्रॉपर्टी होते हैं उसकी वैल्यूएशंस करते हैं, ठीक है, और इसको अप्रूव्ड किया जाता है अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। इसके बाद इसकी प्राइस को फिक्स किया जाता है, और इसका जो प्राइस होता है ना, काफी मिनिमम प्राइस यहाँ पर फिक्स किया जाता है, जिसको हम फिक्स रिजर्व प्राइस कहते हैं, ठीक है, यानी कि मिनिमम सेल प्राइस यहाँ पर आपका सेट किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द लेंडर। अब क्या होता है, 30 दिन के अंदर जो है ये सेल नोटिस बोरोवर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि मिनिमम जो आपने रिजर्व प्राइस सेट किया है, ऑक्शन डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, सारी चीजें 30 दिन के अंदर नोटिस दे दिया जाता है। अब यहाँ पर ऑक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में ऑक्शंस रिक्वायरमेंट से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे अब ई ऑक्शंस कब मैंडेटरी, ई ऑक्शंस हमेशा मैंडेटरी होता है, यानी कि हम ऑनलाइन यहाँ पर ऑक्शंस करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह अगर सेल किया जाता है। क्यों? ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। एक्सेप्ट कब कब हम नहीं करते हैं ई ऑक्शंस, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लेस देन 5 लाख है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ई ऑक्शंस कब अलाउड नहीं है, तो 5 लाख से कम अमाउंट है या फोर्स सेल वैल्यू अगर आपका 5 लाख से कम है तो हम मैनुअली इसका ऑक्शंस करते हैं। अब हम बात करेंगे बोरोवर्स के रिडेम्पशंस राइट की। तो देखिए, अगर यहां पर बिफोर पब्लिक ऑक्शंस नोटिस, जैसे अगर मान लीजिए आपने पब्लिक ऑक्शन नोटिस निकाल दिया या टेंडर्स को इन्विटेशंस दे दिया, उससे पहले अगर सारे के सारे अमाउंट को जो भी था अगर पेमेंट कर देता है बोरोवर्स, तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाती है। लेकिन अगर पब्लिक ऑक्शंस नोटिस जा चुके हैं, टेंडर्स को इन्विटेशंस जा चुका है ऑक्शंस के लिए, उसके बाद अगर आप अमाउंट को रीपे करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो बिफोर इन्विटेशंस, बिफोर पब्लिक ऑक्शंस आप पूरे के पूरे अमाउंट को रीपे कर दे। अब यहाँ पर पेनल्टीज की बात आती है, कॉम्पनसेशन की बात आती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि बोरोवर्स अगर रिफ्यूज कर देता है वैकेंट करने में उस प्रॉपर्टी को, कि वो खाली नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर उनको 1 साल का जो है जेल हो सकता है 1 साल के लिए, फिर फाइन लग सकता है, या दोनों भी साथ में हो सकते हैं, यानी कि फाइन के साथ साथ उनको जेल भी हो सकता है। तो ये आपके पेनल्टीज और कॉम्पनसेशन होते हैं। रॉन्गफुल पोजिशंस की, अगर कोई बैंक गलत प्रॉपर्टी को पोजेस कर लेता है तो यहां पर बैंक को कॉम्पनसेशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं बोरोवर्स के। तो ये दो आपके पेनल्टीज और कॉम्पनसेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगी मैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच द पोजीशन नोटिस मस्ट बी पब्लिश्ड इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग 1 इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज एज पर द सरफेसी एक्ट 2002। अभी जस्ट बताया है, और मे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 1 मंथ, 15 डेज, 7 डेज या कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 डेज। अभी बताया मैंने आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर द सरफेसी एक्ट फॉर ऑक्शन। तो ई ऑक्शन इज ऑलवेज मैंडेटरी, manual auction is allowed if book outstanding or forced sale value is less than 5 lakh. Auctions can be held anytime and e-auction not needed for the amounts greater than rupees 5 lakh. करेक्ट बताना है आप लोगों को कि इसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, चैट सेक्शंस में आप लोग आंसर डालिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।